नमस्कार, मैं हूं अंकुर शर्मा और प्रादेशिक खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं प्रदेश भर की कुछ बड़ी खबरों का। दादागिरी के चलते खाली प्लॉट पर कब्जा कराना कुरुक्षेत्र में जैसे मानो आम बात हो गई हो। एक मामला और सामने आया है जिसमें कुछ दबंगों ने खाली प्लॉट पर कब्जा जमा लिया है और पुलिस अभी सिर्फ कार्रवाई में जुटी हुई है। मामला जनाब हमारा प्लाट का था, नंबर के प्लाट का कागजात हमारे नाम है। 71 नंबर प्लाट है हमारा, जिसमें झगड़ा चला, लेकिन उस झगड़े में उस प्लाट का मैटर कोर्ट में चला गया और सरपंच जो है ना उसे कोई बीच में ना गली निकालनी शुरू कर दी। ये 23 जनवरी 2014, तो वहाँ से मैटर बढ़ता चला गया, रंजिश बढ़ती चली गई और इस सरपंच ने 26 जनवरी 2015 को उस बाड़े पे कब्जा करवाया। आग लगा करके 2.5-3 किला की पराली फूक दी, 2 गुब्बारे फूक दी और रंजिश बढ़ती चली गई। उसके बाद हुआ क्या कि ये 5 तारीख को मैं उधर से अनाज मंडी से अपने घर की तरफ जा रहा था और रास्ते में सरपंच, जयभगवान, मदन, यानी काफ़ी लोग देखे होंगे। तो इसके मामले की आपने क्या पुलिस को कंप्लेंट दी है? इसके एक मामले कंप्लेंट किया, तो क्या कार्रवाई है? जब मेरे पे चोटें लगी वहाँ से मेरे को यानी पुलिस मौके पर गई, मौके पर जाकर के उसने मेरे को उठवाया। तो जो मौके पर आपकी जैसे गुब्बारे वगैरह या पराली वगैरह जलाई गई थी, क्या आपके पास उसकी कोई वीडियो वगैरह भी उपलब्ध? हाँ, वीडियो है जनाब, हमने कोर्ट में वीडियो लगा रखी और जहाँ भी मतलब हमने वीडियो लगा रखी जनाब। तो आपका मामला न्यायालय में विचाराधीन है? हाँ जी, ये मामला जनाब जो है ना मतलब जो सरपंच का विकास जो गलत किया, उस विकास का मामला जनाब लोकायुक्त तक पहुँचा रखे और ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जिस पर मैंने एप्लीकेशन नहीं दी। तो आपका कहाँ चोटें हैं? मेरा चोटें जनाब हाथ पे आई, कुछ थोड़ी घूम सिर में आई और कमर पे, पिंडिया पे। किस हथियार से आपने हमला किया? डंडे, बिंडे, राड़ा और एक तेज नोक का हथियार था जयभगवान के हाथ में। तो क्या चाहते हो आप अब? हाँ जी, अब क्या चाहते हो आप? हम जनाब उनके चलान चाहते हैं क्योंकि पीछे ही हमारे एक तरफे चलान कर रहे हैं, तो यानी कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए और उनमें से कोई रहना नहीं चाहिए। शमसीपुर के सोहन सिंह नाम का एक व्यक्ति है, उसकी कॉल आई थी कि भाई मुझे कुछ आदमी पीट रहे हैं और मुझे एडमिट कर दिया गया है LJP हॉस्पिटल में। उसके उपरांत हमारे आयु गए, आयु साहब ने उसके बयान तहरीर किए और एक्सरे रिपोर्ट आ चुकी है। जैसी कार्रवाई होगी सूट अमल में लाई जाएगी। इसमें कोई एक्सरे रिपोर्ट हो सकता, कोई फ्रैक्चर वगैरह भी है? फ्रैक्चर तहरीर हुआ है, उसी के आधार पर FIR लॉन्च की जाएगी। और यमुनानगर के जगाधरी में कोर्ट के बाहर ही एक महिला को 2 युवकों ने चाकू से गोद डाला। दरअसल महिला अपने पति के खिलाफ कोर्ट में दहेज उत्पीड़न के मामले में गवाही देने आई थी। आरोप है कि महिला के पति ने उसे गवाही न देने की बात कही थी और गवाही देने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। फिलहाल महिला का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है।
कुरुक्षेत्र में डेंगू के मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग हड़कंप मच गया है, जिसको लेकर विभाग ने टीम बनाकर डेंगू आशंकित मरीजों के घरों में जाकर जांच करनी शुरू कर दी है। अब विभाग की टीम लोगों के घरों में उनके कूलर में रखे पानी की जांच करने में जुटी है। डेंगू के लिए 41 सैंपल लिए थे हमने, तो उसमें से हमारे 12 पॉजिटिव आए हैं। एक गुड़गांव से रेफर का है पेशेंट, जिसका पॉजिटिव गुड़गांव में निकला था, तो रहने वाला यहाँ का है। तो 13 सैंपल हमारे पॉजिटिव आए हैं कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो किन कारणों से डॉक्टर साहब ये फैलता है, इसको रोकने के कारण फैलता है। जो साफ पानी पे होता है मच्छर, उसके कारण फैलता है। टीमें बनाई हुई हैं, जैसे वो सारे कूलर चेक कर रहे हैं, जो ओवरहेड टैंक्स हैं उनको चेक कर रहे हैं। जहाँ भी मलेरिया का लार्वा मिलता है या डेंगू का लार्वा मिलता है, उसको पानी को फिकवा के और सबको ये एजुकेशन दी जा रही है। इस एक्टिविटी के तहत बड़ी 1-7 दिन बाद अपने कूलर का पानी चेंज करो, खाली टैंक चेंज पानी साफ करो। अगर छोटा कहीं पानी कलेक्शन हो रही है फिकवाने का सारा तो सब इसके लिए कोई रूम भी बनाए गए? हाँ, इसके लिए एक आइसोलेशन रूम 3रे फ्लोर पे है हमारा। मेरे डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, अभी मुझे जानकारी में आया कि 41 सैंपल लिए थे, उसमें 12 पॉजिटिव आए हैं। उसके ऊपर पूरी कार्रवाई हो रही है और पूरी टीम इस पे लगी हुई है। और जहाँ जहाँ पे भी नाम पूरा स्प्रे हो रहा है। और जहाँ जहाँ भी मैं चाहूँगा, आपने मेरे को अभी बताया कि पानी खड़ा है, कुछ भी है सफाई व्यवस्था का, अभी मैं डिप्टी कमिश्नर से बात कर और अभी यो मुस्कुल कमेटी और सभी डिपार्टमेंट को बुलाकर इंस्ट्रक्शन दे देंगे, यहाँ पर पूरी सफाई व्यवस्था की जाएगी। क्या इन मरीजों के लिए अलग वार्ड की व्यवस्था भी की गई है हॉस्पिटल में? इन मरीजों के लिए अलग से डेंगू वार्ड बना दिया गया है, उनको वहाँ रखा जाएगा। और कैथल में लोगों के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं टावर। जगह जगह मोबाइल टावरों ने लोगों का जीना बुहाल कर दिया है। ये टावर बीमारियों का कारण भी बन रहे हैं। कई कंपनियों ने बिना अनुमति के मोबाइल टावर लगा रखे हैं। इस बात का खुलासा खुद जिला उपायुक्त ने किया है। के लिए निर्धारित मापदंड तय किए गए और उसके तहत जिला उपायुक्त जो है इनको 20 साल तक का लाइसेंस प्रदान कर सकते हैं। इसमें सभी प्रकार के पहलुओं को ध्यान में रखा गया है, जैसे हेल्थ पर इसमें इफ़ेक्ट है या और कई सारी ज़रूरी चीज़ें हैं, वो सभी पूरी करने के बाद ही इनको परमिशन दी जाती है। जांच का बिल्कुल प्रावधान है, क्योंकि बिना लाइसेंस लिए बिना टावर नहीं लगाया जा सकता। अगर ऐसा कोई टावर लगाया गया है तो वो गलत है। नहीं, उसका उसमें ना प्रोविज़न होता है कि भाई कितने तरंगों तक उन्होंने सर्टिफिकेट देना होता है एक एजेंसी द्वारा, वो देते हैं तभी देते हैं। अगर कोई इलीगल लगा है तो अब बंद करा देंगे। जैसे BSNL वालों ने हमसे अभी तक परमिशन ली नहीं। अभी तो BSNL ली नहीं है। ली नहीं है। अच्छा।
उनको नोटिस दिए हैं, कई सारे और भी हैं जिनको नोटिस दिए हैं। सर कुछ ऐसी कंपनियां भी जो आपके संज्ञान में है जिन्होंने बिना परमिशन के टावर लगा दिए और प्रशासन अब उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करने जा रहा है? हाँ, ऐसी कुछ कंपनियां हैं जैसे BSNL है, फिर कुछ रिलायंस का है, कुछ एयरटेल के टावर्स है जिनमें अभी तक परमिशन ली नहीं है लेकिन टावर वहाँ खड़े कर दिए हैं। तो इन सभी को हमने नोटिस दिए हुआ है और जल्दी ही सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्डर ग्रुप के मुख्यमंत्री से पत्रकारों की शिकायत के बाद भी प्रशासन हरकत में आया है। बिल्डरों की मनमानी को लेकर जिला प्रशासन ने निवेशकों और बिल्डरों को बुलाया। निवेशकों की समस्या सुनने के बाद बिल्डरों को समाधान के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। यहाँ ये बता दें कि फैजाबाद में निवेशकों से पैसा लेकर मनमानी करने वाले बिल्डरों के खिलाफ अलग अलग थाना और सैकड़ों केस दर्ज हैं। फिर भी निवेशक फ्लैट पर कब्जा लेने के लिए परेशान घूम रहे हैं। एक्चुअली हमने फ्यूज फील्डवेल में फ्लैट लिए थे, फ्लैट फ्यूज फील्डवेल इंडिया लिमिटेड में, कि 2006 में लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट। अभी तक हमें पोजीशन नहीं मिला है। साथ में हमारे से बहुत सारे एक्स्ट्रा 10 लाख के आसपास की एक्सटॉर्शन की जा रही है पैसे की। उससे रिलेटेड हमने कंप्लेंट की थी डीसी साहब को, डीटीपी साहब और एसडीएम साहब को। तो जो हरियाणा गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है, ये उस कमेटी के तहत जो है इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और आज इन्होंने बिल्डर को तलब किया और हमें भी साथ में बुलाया। आपसे डिमांड की गई पैसे की, आप इसे एक्सटॉर्शन का नाम दे रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, हमें डिमांड कर चुके हैं ना, हमारे फ्लैट रेडी हैं, 1.5 साल हो गया, लेकिन जितने का हमने फ्लैट खरीदा था उससे 10-10 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांगे जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें फ्लैट नहीं दिया जा रहा है। किस चीज के लिए 10 लाख रुपए ज्यादा? अपनी मनमर्जी से उन्होंने बढ़ा दिए हर चीज के लिए। जैसे ईडीसी के नाम पे हमारे से बहुत ज्यादा पैसे ले लिए, जब गवर्नमेंट को कम देने थे हमारे से 80-80 हजार रुपए फालतू ले लिए। सुपर एरिया बढ़ा दिया, हम कह रहे हैं जस्टिफिकेशन दीजिए, वो जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे हैं हमें और कह रहे हैं जी हमने कह दिया बढ़ गया तो बढ़ गया, तो उसके लिए 2-2.5 लाख रुपए ऐसे करके हर चीज। इससे पहले कहाँ शिकायतें कर चुके हैं, कितने टाइम से धक्के खा रहे हैं, लग रहा है सुनवाई? हमने ये स्टार्ट किया था 2012 से, जब बिल्डर ने हमारे साथ बेईमानी शुरू की थी, क्योंकि उसका लाइसेंस पे एक्सपायर हो गया था और उसने एक्सपायरी लाइसेंस के साथ ही वो हम लोगों से पैसे लेते रहे। तो उसके बाद हमने कार्रवाई शुरू की थी, तो इनकी FIR करवाई थी हमने 2 पहले यहाँ पे, जिसकी वजह से ये 40 दिन के लिए अरेस्ट हुए थे और जेल में भी रहे थे। धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था? किन सेक्शंस के तहत? 420, 406, 506, 34 और 467 फर्जी। ये जनवरी 2013 में हुई थी और 29 जनवरी 2013 को अरेस्ट हुए थे और मार्च में इनको जो है हाईकोर्ट से कंडीशन ऑफ बेल मिली थी। आरोप क्या था उसमें? यही है धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा, मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स और इस तरह के पूरे चार्जेस इनके ऊपर लगे हुए थे। गिरफ्तारी हो गई, FIR हो गई, आपकी परेशानी सुलझी या नहीं सुलझी? नहीं, अभी नहीं सुलझी है। वो बिल्डर थोड़ा सा उनको ईगो है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम पैसे पे बल पे पॉलिटिक्स के दम पे हम कुछ भी कर सकते हैं, आपको जहाँ जाना है जाइए और जो करना है करिए। जमानत उनको मिली थी कि आप प्रोजेक्ट को 3 महीने के अंदर कंप्लीट कर देंगे, उन्होंने ये लिख के दिया था हाईकोर्ट में, जबकि वो भी नहीं किया। तो अभी ये बेल पे हैं वहाँ से और इनका ट्रायल चल रहा है दोनों केसेस में। किस लिए बुलाया गया है? आज जो CM साहब ने जो एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी जो है वो कंज्यूमर और बिल्डर्स के बीच में बात करके उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। अगर नहीं हुई रिजॉल्व तो फिर एक्शन लिया जाएगा डिफाल्टर के अगेंस्ट। हम लोगों ने 2009 में BPTP में पार्क लाइट फ्लोर्स के नाम से फ्लैट्स बुक किए थे, जो कि 5000 फ्लैट्स की सोसाइटी है। उसके बाद 2009 के बाद बिल्डर ने 2012 तक इसको देने का वादा किया था, लेकिन 2012 के बाद भी अभी तक बिल्डर ने इसका हमें कोई प्रोसेस नहीं दिया है। और कुछ एक लोगों को जिनको दे भी रहे हैं तो उनको ये
कॉस्ट एक्सलेशन वगैरह चार्ज लगा के दे रहे हैं। जबकि हमने इनको 2010 में मेल लिखा तो उन्होंने बोला कि 12 में दे देंगे। इसके अलावा इन्होंने कुछ इसमें लीगली हमसे पैसा इलीगली फालतू ले लिया इन्होंने। किस चीज के नाम पे कोई पैसा फालतू लिया गया? इसमें कब तक इनको प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना था? वादा क्या था इनका? वादा था 2012 तक देने का, लेकिन इन्होंने 2012 के बाद ही इन्होंने उसका बिल्डिंग प्लान पास कराया है और उससे पहले ही हमसे इन्होंने एक्सटेंडेड एरिया का भी पैसा ले लिया है। एरिया जो पहले था और जो अप्रूव्ड प्लान में था उसमें डिफरेंशिएट करके 2012 से पहले इनका प्लान पास नहीं था, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, अभी हमने आरटीआई से वो चीजें भी उसमें रखी है, उसकी हमने कंप्लेंट सीपी साहब के यहाँ भी डलवाई है। क्या था उसमें? क्या पता चला आरटीआई से? उसमें ये पता चला कि इन्होंने जो बिल्डिंग प्लान ही 2013 में अप्रूव कराया वो, जबकि हमसे इसमें एक्सटेंडेड इसके पैसे एरिया के पैसे हमसे ले चुके थे। 2010 में आपका प्लॉट जो है वो 2010 में इन्होंने बिल्डर बायर एग्रीमेंट कर लिया था हमसे, डीबी आपका साइन हो गया और 2013 में इन्होंने, हाँ जी, 2012 और 2012 एंड तक इन्होंने हमसे कम से कम 85% पैसा ले लिया है और तब तक बिल्डिंग प्लान पास नहीं था। हाँ जी। अब आज क्या हुआ है? आज यहाँ पे अलॉटी ग्रेवेंस कमेटी की मीटिंग बुलाई है जिसमें कि डीसी साहब और यहाँ फरीदाबाद के अथॉरिटीज डीटीपी से और बिल्डर्स और हमारे रिप्रेजेंटेटिव अंदर बैठे हुए हैं। उम्मीद है कि मामला सुलझेगा? हम अथॉरिटी से उम्मीद कर सकते हैं, बाकी फैसला तो अथॉरिटी से नहीं लेना है। हम तो सरकार के पास ही जाएंगे, हम किसके पास जाएंगे? अगर सरकार इस चीज को ध्यान से देखे, और ये प्रॉब्लम खाली हमारी ही नहीं, एनसीआर के लगभग सभी बायर्स की है। सरकार को काफी लंबे पीरियड से कर रहे हैं, सुनवाई आपकी हुई नहीं। आज विश्वास है अथॉरिटी पे कि आपकी सुनवाई होगी? सर, मेहनत करना हमारा फर्ज है और ये मेहनत से ये असर जाएगा कि अभी तक जो भी रियल एस्टेट में कमियां हैं उन चीजों को देखकर सरकार ये बिल पास करे जल्द से जल्द, ताकि हम जैसे लाखों बायर्स को फायदा मिले। सर, मैं पीयूष हाइट में 2006 अप्रैल में पैसे दिए थे इनको, उसके बाद मुझे मकान नहीं दिया गया। इन्होंने कहा था मैं 36 महीने के बाद मैं दे दूंगा, 2009 में हमें देना था, 2000 में नहीं दिया, 2009 में। फिर उसके बाद मैंने फिर कहा आप कब मुझे दोगे? मैंने 6 महीने की एक्सटेंशन हम ले सकते हैं, मैं आपको फिर दे दूंगा। फिर उसके बाद करते करते अभी तक कोई भी मकान देने का नाम नहीं। जब भी जाओ हमारे से पैसा और मांगते हैं, जबकि मैं अपनी सारी उम्र की कमाई, मेरे हस्बैंड 1990 में गए थे, उनके सारे पैसे एसपीएसी या ग्रेजुएटी जो पेंशन जो भी थी उनका मैं सारा पैसे इस मकान में लगाया। उसके बाद मेरी बेटी कैंसर की पेशेंट हुई, वो 6 साल से कोमा में है, उसको कोई होश नहीं है, टॉयलेट बाथरूम बिस्तर पे करती है, नहलाती धुलाती, उसका पूरा एक हिस्सा नहीं चलता, पानी पिलाना खिलाना मैं करती हूँ खुद, जबकि मेरे हस्बैंड ने कौन करेगा। मकान के लिए जब मांगो, इन्होंने 10-10, 11-11 लाख की डिमांड मांग ली, बताओ मैं कहाँ दूंगी। मैं 8,000 की किसी के पास प्राइवेट नौकरी करती हूँ, जबकि मैं 2013 को रिटायर हो गई थी। उस वक्त मेरी नौकरी नहीं थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं कहाँ से अपनी बेटी का इलाज कराऊंगी। इस कारण मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी, दे दो। अब मीठी टॉफियां आज दे देंगे, कल दे देंगे, आज हो जाएगा, कभी 42,000 मीटर के, कभी 19,000 गैस कनेक्शन के, कभी तुम्हारा सुपर एरिया फालतू कर दिया, ये कर दिया, वाईफाई कर दिया। एक बुढ़िया को वाईफाई की क्या जरूरत है? जिसको कंप्यूटर नहीं चलाना आता हो, फोन न चलाना आता हो, सर्वर न चलाना आता, वो क्या वाईफाई यूज करेगी? आपने ये प्लॉट जो है कब बुक कराया था और कब के लिए कहा था आपसे ये पैसा दे देंगे? 2009 में दे देंगे, 6 में बुक कराया था। हाँ, अभी तक मैं एक टूटे फूटे बिजली बोर्ड के मकान में रहती हूँ। जब मैं कॉन्ट्रैक्ट पे 8,000 की उनके पास नौकरी करती हूँ, 8,000 की नौकरी करने वालों पीएन का भी काम करवाते हैं, ये फाइल दे दो, ये कर दो, ये काम कर दो, ये कर दो। कभी कभी तो मुझे उन लोगों की चाय भी बनानी पड़ जाती है। कितना पैसा अब तक जमा कर? मैंने सारे पैसे दे दिए, सिर्फ 1,27,000 लास्ट किस्त देनी थी मैंने बस। 2009 में जिसका सारा पैसा, हाँ, 2015 तक आपको नहीं मिला? नहीं मिला। अब तक कहाँ बहुत सारे धक्के खाए, हम कमीशन पास गई, ज्वाइंट कमीशन पास गई, मैंने प्रधानमंत्री को लेटर डाले, मैंने भी सब जगह पे मैंने लेटर डाले। जब यहाँ पे अनुजी हैं, डीएसपी 5वें फ्लोर में रहते हैं, वो मेरे घर पे आए, लीडर कितने आए, सब लोग मेरे घर पे आते हैं, देखते हैं मेरी बेटी बीमार है, कोमा में है, तो भी आज दे देंगे, कल दे देंगे, बस ऐसा कहकर टाल जाते हैं। जिस प्रोजेक्ट में आपने पैसा लगाया, इस प्रोजेक्ट का क्या नाम है? पीयूष हाइट। जब मैंने यही बोला नया पीयूष हाइट का है, और मैक्स मैंने ले सकती थी, बीपीटी ले सकती थी, मैं नहीं, नया प्रोजेक्ट है, नहीं, अच्छे लोग हैं, अच्छी कंपनी है, अच्छा काम करेंगे। बट मुझे ये पता नहीं था इतने लोग नीच भी हो सकते हैं, सिर्फ पैसे को देखते हैं। टैची भर के चंडीगढ़ दे दी, टैची भर के वहां दे दी, कोई जमीन के पैसे इनके पास पूरे लोगों को नहीं दिए, कोई इनके पास लाइसेंस नहीं था उस टाइम। कितने सालों से हम लड़ रहे हैं। महेश जी, किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, कब पोजीशन मिलना था? एस्पायर ग्रुप, एलिमेंटन हाइट, सेक्टर 37, फरीदाबाद।
मैंने 2007 में ये फ्लैट बुक किया, 1758 बताया गया। जब मेरे से बायर एग्रीमेंट किया तो ये 1800 हो गया। उसके बाद 1800 की मैंने पूरी पेमेंट कर दी, 1800 स्क्वायर फीट की पूरी पेमेंट कर दी। पूरी पेमेंट करने के बाद जब मैं पोजीशन लेने गया तो उन्होंने कहा आप ऑफिस जाइए, एनओसी लेके आइए। एनओसी लेने गया तो कहा कि 90 फुट और बढ़ गया, 90 फुट के 4 लाख रुपए और दीजिएगा। मैंने कहा जी इसका कोई मेरे को प्रूफ दीजिएगा, आपको 90 फुट कैसे बढ़ गया? बोले कोई प्रूफ नहीं है, पैसे दीजिएगा जब अंदर जाने देंगे। तो अब मैंने कहा मैं इस तरह से तो मैं पैसे नहीं दूंगा। मैंने इनकी शिकायत हर जगह की, डीसीपी साहब के पास गया, डीसीपी साहब ने मेरी बात सुनी, उनके द्वारा 420 का इन पर मुकदमा दर्ज हुआ। एसएचओ साहब के पास, हाँ मामला दर्ज कर ये 5/2014 में। उसके बाद में एसएचओ साहब ने बिल्कुल हेल्प नहीं की, उनको पूरा समय दिया इनका भगने का, और वो आखिर में भगकर हाईकोर्ट पहुंच गए। और उन्होंने बार बार उनको मौका दिया है, कभी एडीजे रिपोर्ट मांगते हैं, कभी किसी से रिपोर्ट मांगते हैं। एसएचओ ने 2014 से अब तक मैं भग रहा हूं। अब वो हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट में 17/5 को फाइनल जो है हियरिंग है, बहस की तारीख है। अब वहां मेरे को जाना है। गिरफ्तारी हुई इस मामले में? हाँ, गिरफ्तारी कोई नहीं हुई, उनको मौका दिया, पूरा पैसा एसएचओ ने खाया है। मैं सीपी के साहब से मिला हूं, सबसे मिला हूं, लेकिन किसी कब मिलना था आपको पोजीशन? किनसे पोजीशन मिला मेरे को? 11 में 2011 में मिलना था। मेरे फ्लैट की पोजीशन आज ऐसी है, उसमें ना खिड़की है, ना उसमें दरवाजा है, ना उसमें फ्लोरिंग है, ना उसमें एसी है, जबकि फुल फ्रेश बहुत बढ़िया जो है वो कंडीशन के मेरे को फ्लैट उन्हें देने थे। लेकिन आज तक उसकी पोजीशन ऐसी है कि आप देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई झोपड़ी की पोजीशन है। आज बुलाया गया है? आज बुलाया गया है, लेकिन मीटिंग किस चीज की है? मीटिंग तो ये जो फ्लैट धारक हैं इनकी जो परेशानियां हैं उनके बारे में है। मैं डीसीपी साहब इनसे मिला था, एसटीपी साहब के दफ्तर गया था अपनी शिकायत लेके, तो वहां मुझे मालूम पड़ा कि इस तरह से फ्लैट होल्डरों की मीटिंग यहाँ है 10 तारीख को। तो मैं आज उसके निमित्त यहाँ आया हूँ। और पुलिस ने गाय सुरक्षा दल के सहयोग से चर्बी से भरा टैंकर पकड़ा है। गाय की चर्बी की आशंका इसमें जताई जा रही है। चर्बी की जांच के लिए नमूने लैब में भेज दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये जो गौरक्षा दल के प्रधान है ना यहाँ हमारे सतीश जी, उनके पास इन्फॉर्मेशन थी कि गाड़ी में गऊओं की चर्बी हो सकती है इसमें। तो अभी ये डाउटफुल कंडीशन थी, इसलिए हमने इसको क्राइम के साथ संबंध जोड़ते हुए 102 सीआरपीसी होती है उसके तहत हमने इसको कब्जा में लिया है। और डॉक्टरों की टीम, वेटरनरी डॉक्टरों की टीम बुला के इसमें से सैंपल निकलवाए गए हैं जो उन्होंने भेजे हुए हैं अपनी लेबोरेटरी में। उसका रिजल्ट जैसे भी आएगा उसके रिजल्ट के तहत आगे जैसी कार्रवाई होगी वो करेंगे। ये वैसे कहाँ से आ रहा था कोई नॉलेज में? ये अभी इसका जो बिल है वो तो बताते हैं कि हापड़ से है, बाकी तो क्लियर बात पता करेंगे। अभी इन्वेस्टिगेशन तभी चलाएंगे जब इसका रिजल्ट आएगा। किसी के पूछताछ भी की है? किसी इनके जो पूछताछ तो इसमें ड्राइवर था, ड्राइवर ने बोला कि ये मेरे को हापड़ से भेजा है। कहाँ जा रहा था ये? नहीं बोला था उन्होंने कि लुधियाना जाना है। बाकी कार्रवाई आप मेडिकल? अभी सारा कुछ रिजल्ट आने के बाद अभी इसमें क्या है क्या नहीं है, हमने तो ये सोचा है कि इसमें कोई क्राइम के साथ संबंधित मटेरियल हो सकता है। क्या भी हो, जो भी होगा वो केमिकल रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर होगा कि क्या है इसमें। मुझे कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि यूपी से गाय की चर्बी लेकर के टैंकर पंजाब में आ रहे हैं और इनको साबुन में, देसी घी में और कई तरह की मठियाई में इसको यूज में लाया जाता है। इसी आधार पर मैंने राजपुरा में इस शक के आधार पर इसको पकड़ा और राजपुरा फोकल पॉइंट चौकी में इसको दिया। इसकी सैंपलिंग के लिए इसके सैंपल हमने भेज दिए हैं। 2-3 दिन में सैंपल आ जाएंगे और इनके खिलाफ अगली कार्रवाई करवाई जाएगी। इससे पहले भी हमने लुधियाना में 2 टैंकर चर्बी के पकड़े हैं, जिसकी
जो रिपोर्ट आई है लेबोरेटरी की, उसमें गाय की चर्बी आई है। ये टैंकर भी उसी जगह से आया, हापुड़ से यूपी के, जहां से लुधियाना का टैंकर आया था। कई जगह से दबाव डाला गया भी इस काम में दखलंदाजी मत करो। जब मैंने उनको साफ मना कर दिया तो मेरे को मारने की थ्रेट भी आई है। कई जगह से मेरे को थ्रेट आई है, अगर तू पीछे नहीं हटेगा तो मैं आपको देख लूंगा। पर मैं जब तक जिंदा हूं, किसी भी कीमत पे गौ माता की चर्बी हो, चाहे किसी और जानवर की चर्बी हो, खाने वाली चीज में हो चाहे नहाने वाली चीज में हो, किसी भी कीमत में हम इसको यूज नहीं करने देंगे। सर, मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी पुलिस स्टेशन राजपुरा से भी, एक टैंकर पकड़ा है उन्होंने जिसके बीच में कोई तरल पदार्थ है जिसमें गऊओं की चर्बी होने का शक था। उसके लिए रिक्वेस्ट के ऊपर हमारी टीम गठित की गई, जिसमें हमने सैंपल इकट्ठे करके, क्योंकि ट्रक के 4 पोर्शन थे ऊपर टैंकर के, चारों का असी सैंपल लेके सील करके RDDL जलंधर जांच के लिए भेज दिए। कितनी टीम के मेंबर कितने? 3 मेंबर थे जी मेरे टीम के डॉक्टर। डॉक्टर साहब, जो टैंकर था वो उसके 4 पोर्शन थे, उसके एग्जिट पॉइंट कितने? एग्जिट पॉइंट उसमें वो सरप्राइजिंगली डाउट वहाँ से क्रिएट हो रहा था, क्योंकि एग्जिट पॉइंट में हमें एक ही मिल रहा था, इसीलिए सैंपल ऊपर से लिए गए और उसकी वीडियोग्राफी करवाई गई। और बल्लभगढ़ के सेक्टर 2 के साथ त्रिखा कॉलोनी में एक मकान में दिन दहाड़े 4 नकाबपोश लुटेरों ने घर में महिलाओं और बच्चों के सिर पर पिस्तौल तानकर जमकर लूट मचाई। बच्चों को मारने की धमकी तक दी गई, जिसके बाद लुटेरे करीब 1.5 लाख रुपए का सोना और 5,000 रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। हाँ, अभी कुछ देर पहले ये घटना घटित हुई है। कंप्लेनेंट ने बताया कि 4 लोग आए थे और डर दिखा के वो यहाँ पे ना 4,000 रुपये नकद और कुछ सोने और चांदी की पाजे वगैरह ले गए यहाँ से। हम मामला रजिस्टर कर रहे हैं और शुरुआती रूप में हम थोड़े से सुराग लगे हैं, जल्दी हम आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लेंगे। कितने लोग बता रहे थे सर ये, और किस तरीके से लूट किए? 4 लोग बताए इन्होंने, 4 लोग थे और ये 4,000 रुपये नकद। तो गन वगैरह भी थे सर? हाँ, गन वगैरह वेरीफाई कर रहे हैं इसमें। वो अंदर आए, उन्होंने एक साइड में कर दिया हमको और एक में रिवॉल्वर तान दिया, उसके मुंह पर रुमाल बंधा हुआ था। कह रहे थे कि जो कचरा वहाँ निकाल में, हमारे में कुछ नहीं है। तो क्या कुछ लूट के ले गए आपसे? फिर उनमें से सोने की चीज़ थी 5-6 तोले और चांदी थी मेरी। तो नकदी भी कुछ गई है? हाँ, पैसे गए थे मेरे 5,000 रुपये, वो सारी चीज़ निकाल ले गए। और 2-3 थप्पड़ भी मारे थे बच्चों को, हमारे ऊपर रिवॉल्वर रखी है, एक हमारे ऊपर ही खड़ा था, 3 निकाल रहे थे समझ लो। तो आप घर में कौन कौन थे उस समय? हम 2 थे, 2 बच्चे थे हमारे, दोनों थे सारे। और प्रादेशिक खबरों में फिलहाल इतना ही।